about the chapter friction for the class 8. This is only a one shot for the whole chapter. और बिलीव कीजिए कि इस चैप्टर्स को पढ़ने के बाद, इस वीडियोस को देखने के बाद आपके पास और कोई भी डाउट्स बाकी नहीं रहेंगे. So without wasting the time, take out a pen and copy and start making the notes, because without pen and copy, if you are watching this video is none of your use. So first of all, we have to learn about the friction. So the topic is the friction. बच्चों फ्रिक्शन बोलो या फिर फ्रिक्शनल फोर्स बोलो, फ्रिक्शन बोलो या फिर फ्रिक्शनल फोर्स बोलो, ये दोनों एक ही चीज, ठीक है. मतलब फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स है, फ्रिक्शन जो है एक तरह का फोर्स. ओके, कुछ महसूस करो कि जैसा आपने देखा होगा स्टार्टिंग में, मान लो आप साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चलाते चलाते आप पैडलिंग कर रहे हैं और कुछ समय के बाद आपने पैडल मारना बंद कर दिया. क्या होता है? क्या वो साइकिल चलते जाती है या कुछ समय के बाद कुछ दूर जाके अपने आप रुक जाती है? एग्जैक्टली, कुछ दूर जाने के बाद इट स्टॉप्स. तो ये स्टॉप क्यों हो जाती है? क्योंकि जो व्हील था, जो आपके साइकिल का जो व्हील है, ये व्हील्स और जिसके साथ वो कांटेक्ट में है, किसके साथ कांटेक्ट में है? रोड सरफेस के साथ. रोड के सरफेस के साथ ये व्हील जो है ये कांटेक्ट में है ना, उसके साथ ये कांटेक्ट में और ये फिर अपना धीरे धीरे करके ये रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है. मतलब इन दोनों के बीच में मोशन तो इधर है, साइकिल यहां चल रही है, लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ने लगी और आपने पैडल मारना रोक दिया, इसके व्हील, इस सरफेस ऑफ द व्हील और ये सरफेस, रोड सरफेस के बीच में एक ऐसा फोर्स जरूर काम कर रहा है जो इसके मोशन को अपोज कर रहा है. अपोजिंग फोर्स एक काम कर रहा है. अपोजिंग का मतलब है उसके विपरीत मोशन इस तरफ और इसके अपोजिट में जो फोर्स काम कर रहा है, दैट इज एन अपोजिंग फोर्स. इसी अपोजिंग फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स और एक और नाम है इसका, और सिंपली फ्रिक्शन, और क्या कह सकते हैं? सिंपली फ्रिक्शन. तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि फ्रिक्शनल फोर्स किसे कहते हैं. फ्रिक्शनल फोर्स इसका मतलब इट इज एन अपोजिंग फोर्स जो क्या करता है? किसी भी रिलेटिव मोशंस को ये अपोज करता है. सो इफ आई हैव टू डिफाइन द फ्रिक्शन, अगर मुझे फ्रिक्शन को डिफाइन करना हो, जरा आप मुझे बता सकते हैं कि फ्रिक्शन को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? अगर मुझे फ्रिक्शन को डिफाइन करना हो तो मैं फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन कर सकता हूं? सो फ्रिक्शन इज अ फोर्स, लिख सकते हैं. फ्रिक्शन कैसा फोर्स है बच्चों? फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स. अपोजिंग का मतलब होता है जो उसके विपरीत काम कर रहा हो. अपोजिंग फोर्स. फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स जो क्या करता है? इट अपोजेस एनी रिलेटिव मोशन व्हिच अपोजेस मतलब उसको रोकता है एनी रिलेटिव मोशन. इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे. रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू surfaces of an object. Two surfaces of an object. कंफर्म है? समझ में आ रहा है? मतलब जो कांटेक्ट में है, जैसे साइकिल का देखो ये वाला पोर्शन, ये हैंडल, ये कांटेक्ट में नहीं है. कौन सा चीज कांटेक्ट में है बच्चों? ये कांटेक्ट में, ये वाला चक्का का जो ये सरफेस हो गया और रोड, ये दोनों कांटेक्ट में. जो कांटेक्ट में होगा उसका जो रिलेटिव मोशन होगा वही चीज आपका फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर सकता है. मतलब कि ये फ्रिक्शनल फोर्स वही फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर सकता है जो कि आपके कांटेक्ट में होगा. और रिलेटिव मोशन का मतलब रोड एंड व्हील के बीच में, उन दोनों के बीच में जो आपका मोशन हो रहा है, मतलब रोड के लिए व्हील आपका मोशन में है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इसका मतलब व्हील रोड को पीछे की तरफ धकेलता है. भले ही रोड आपका स्टैटिक हो, लेकिन इन दोनों का कंपैरेटिव मोशन जो है, रिलेटिव मतलब कंपैरेटिव, इन दोनों के कंपैरिजन जो मोशन हो रहा है वो सरफेस से एक दूसरे के साथ है, कांटेक्ट में है, उसी जगह पर, और मोशन भी होना चाहिए, उसी को अपोज करने का जो काम करता है फोर्स, उसी फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? फ्रिक्शनल फोर्स.
क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अराउंड द सरफेसेस इन कांटेक्ट। मतलब ये बच्चों जो कांटेक्ट में है हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहीं पे काम करेगा। और इसका डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स का कोई पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, तो आप याद रखना इसको बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल डायरेक्शन, क्लियर? टेंजेंशियल का मतलब आप एक नॉर्मल समझ लो, जैसे अगर मान लो कोई ये चक्का है, व्हील है या सर्कल है, सर्कल का आपको मालूम है ये मिडिल में को कहते हैं डायमीटर, हाफ यहां से यहां तक ये सेंटर है, ये इसको कहेंगे रेडियस, ये वाला पार्ट। और बच्चों एक लाइन ऐसा भी होता है जो इसको छूते हुए निकलता है, ये लाइन, ये जो लाइन है मान लो मैंने बोला पी क्यू, कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी, इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट तो ये टेंजेंशियल मतलब फ्रिक्शनल फोर्स टेंजेंशियली काम कर रहा है, मतलब इधर जा रहा है तो ये इधर जाएगा। अगर हम किसी बॉक्स की बात करें, ये सरफेस है, वो बॉक्स का मोशन इधर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ मतलब टेंजेंशियली वो काम करेगा, इसके सरफेस से टच करता हुआ वो मोशंस काम करेगा। समझ में आ रहा है सबको टेंजेंशियल का मतलब? और हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के अपोज में। तो बच्चों ये करने के बाद अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर कि जब आपका फ्रिक्शनल फोर्स काम हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो मोशन को अपोज कर रहा है, किसी के गति को, किसी के मोशन को, किसी के स्पीड को थोड़ा कम करने में हेल्पफुल कर रहा है, तो आखिर इसका रीजन क्या, व्हाट आर द कॉजेस? कॉजेस क्या है इसके? मिटा दें इसको। नाउ सी हियर व्हाट आर द कॉजेस। तो बच्चों जब कॉजेस की बात करें, जब हम लोग कॉजेस पढ़ते हैं, ठीक है, कॉजेस क्या होगा, तो आप सिंपली वे में देख सकते हैं व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द फ्रिक्शन। मिटा देते हैं, नोट करते हैं कॉजेस ऑफ द फ्रिक्शन, कॉजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब ध्यान से समझना है व्हाट आर द कॉजेस। टॉपिक क्या है? कॉजेस ऑफ फ्रिक्शन। कॉजेस क्या है? तो बच्चों अभी उसी व्हील की बात करेंगे, हम उसी व्हील की बात करेंगे। ये व्हील है और बच्चों ये रोड है। तो बच्चों ये व्हील का जो सरफेस, आपने अगर साइकिल का व्हील देखा होगा तो उसमें इस तरह करके सरफेस दिखाई देते हैं। और रोड जो होता है, कितना भी प्लेन रोड हो उसमें भी इस तरह के थोड़े अप एंड डाउन्स होते हैं, अप एंड डाउन्स होते हैं, अप एंड डाउन्स। आपके अपने घरों में भी अगर जो आप फ्लोर होता है आपका, हम कितना भी बोले कि वो प्लेन है मगर उसमें फिर भी ये अप्स एंड डाउन्स होते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे दिखते हैं। मतलब हम उससे अपने आंखों से तो विजिबल नहीं हो सकते प्लेन वाली जगह पर, बट इट एग्जिस्ट। बच्चों ये जो अप्स एंड डाउन्स है इसको हम कहते हैं रफनेस, रफनेस। और इसका एक और नाम होता है इरेगुलरिटीज। ये सब नाम एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, या तो अप एंड डाउन्स बोलो, या रफनेस बोलो, या इरेगुलरिटीज बोलो, ठीक है। तो इट इज बिकॉज ऑफ द रफनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट, इट इज बिकॉज ऑफ the roughness of, that is because of the roughness of surface in contact that is the cause of friction, that is the cause of friction। ये जो बच्चों दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में होते हैं उनका अप एंड डाउन या जो रफनेस होता है उनका ही वो जो रफनेस है वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रिक्शन के लिए। मतलब इंटरलॉकिंग हो जाते हैं, इंटरलॉकिंग ऑफ रफनेस, इंटरलॉकिंग ऑफ रफनेस ऑफ टू सरफेस, इंटरलॉकिंग ऑफ रफनेस ऑफ टू सरफेस। मतलब समझो कैसे, अगर मान लो ये व्हील है तो मान लिया मैंने व्हील का ये आपका अप एंड डाउन। अब ये रोड है तो रोड का भी जो अप एंड डाउन होता है वो इस तरह से फिक्स होता है उसके अंदर, ठीक है, फिक्स हो जाता है, मतलब ये लॉक हो जाता है इससे, ठीक है। जब ये चलना शुरू करता है तो ये आपका व्हील और ये आपका रोड मतलब इस तरह इसके ऊपर आ जाता है। दोनों में अंदर समझ में आ रहा है, सब क्लियर हो रहा है। इसके चलते ये रफनेस धीरे धीरे वो खत्म होगा। मतलब अगर ऐसा कोई पोजीशन बने जहां पर दो सरफेसेस का इरेगुलरिटीज इंटरलॉक हो गया तो उसको हम बोलते हैं दैट द फ्रिक्शन ऑकर्स, ठीक है। और जब ये उसके ऊपर रोल करता है, स्लाइड करता है तो इस तरह की इरेगुलरिटीज शो होती है। मतलब वहां पर इंटरलॉकिंग नहीं होता, इट ओवरकम्स द इंटरलॉकिंग। ओवरकम मतलब उस लॉकिंग को तोड़कर वो आगे की तरफ बढ़ जाता है।
क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो बच्चों ये जो आपका एक क्वेश्चन होगा कि ये सर इंटरलॉकिंग है, इसको अगर तोड़ना है तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? व्हील्स के मैटर में पैडल मारते हैं, मतलब फोर्स लगाते हैं। मतलब इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द इरेगुलरिटीज यू मस्ट अप्लाई द फोर्स। So interlocking of irregularities can be broken down with the help of the applied force. मतलब interlocking मतलब दूसरे कैसे फंसाना, ठीक है? इस तरह का रफनेस जो है, interlocking of roughness can be removed by applying force. क्लियर है? जल्दी से नोट करिए इसको, इधर अप्लाई, ठीक है? समझ में आ गया सबको? नाउ द क्वेश्चन नेक्स्ट इज व्हाट आर द, आगे बढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कॉज के आगे भी पूछे व्हाट आर द कॉज ऑफ द फ्रिक्शन, तो आपका आंसर यही रहेगा दैट बिकॉज ऑफ द रफनेस ऑफ द सरफेस, because of the interlocking of the roughness of the surface which are contact with each other, it causes the friction. ठीक है? अगर इंटरलॉकिंग ना रहे फ्रिक्शन नहीं। ठीक, अब फैक्टर्स कौन कौन से मिटा देते हैं, जो भी देखिए आप सबने नोट कर लिया होगा। फाइन, अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। फैक्टर्स मतलब कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो आपका फ्रिक्शन को होने में डिपेंड करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन कौन सा फैक्टर्स जो है वो आपका ये करता है, ठीक है? तो अब देखिए यहां पर क्या होगा। सबसे पहला द नेचर ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं। और दूसरा फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेसेस टुगेदर। फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेसेस टुगेदर। बच्चों ये दो चीजों पे आपके फैक्टर्स जो होते हैं फ्रिक्शन के, वो डिपेंड करते हैं। कैसे? नेचर ऑफ द टू, नेचर मतलब उसकी प्रकृति कैसे। जैसे मान लो कि अगर आपके पास एक नया टायर हो और एक आपका पुराना टायर जो घिस गया है, तो आप बताओ दोनों को अगर मैं रोल करूं तो कौन सा टायर थोड़ा ज्यादा फ्रिक्शन कॉज करेगा? इरेगुलरिटीज किसमें ज्यादा है? जो नया हो उसमें बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन रहेंगे, और जो घिस गया उसके सारे अप एंड डाउन खत्म हो गए, मतलब इरेगुलरिटीज खत्म हो गई, मतलब उसमें लॉक होने के चांसेस कम होंगे, मतलब फ्रिक्शन कम होगा। इसीलिए जो चक्का आपका घिस जाता है, जब आप ब्रेक लेते हो वो उसी जगह नहीं रुकता, थोड़ा आगे चल जाता है। इसका मतलब कि फ्रिक्शन वहां पर कम है। बच्चों जब भी फ्रिक्शन की बात आए ना, हमेशा दिमाग में रखो, जब आपसे पूछा जाए अच्छा ये फ्रिक्शन ज्यादा होगा या कम होगा, तो बच्चों जब फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो मोशन कम होगा। जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वहां का मोशन नहीं हो पाएगा, वो कम होगा। और जब हम बोलते हैं फ्रिक्शन कम हो गया, मतलब मोशन ज्यादा हो गया। क्लियर है? इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये दो पॉइंट ध्यान है। तो नेचर ऑफ द टू सरफेसेस, जो सरफेस कॉन्टैक्ट में है उनका प्रकृति कैसा है, क्या उसमें रफनेस है या नहीं? ज्यादा रफनेस होगा, ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा, कम रफनेस होगा, कम इंटरलॉकिंग होगा। इजी। नेक्स्ट वन, फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेसेस टुगेदर। मान लो कि किसी में बहुत कम रफनेस है, दूसरा सरफेस का भी बहुत कम रफनेस है, लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखें, मोशन ज्यादा ना हो, फ्रिक्शन बढ़ाएं, तो क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को कितनी ताकत से एक दूसरे के सामने धकेल के रख रहे हैं, पुल या पुश करके रख रहे हैं, इस बात पे भी फ्रिक्शन डिपेंड करता है। मान लो आपका जो इरेगुलरिटीज है वो कम है, तो कम होने के कारण क्या होगा? वो एक फ्रिक्शन जल्दी मोशन में मूव करेगा, रुकेगा नहीं जल्दी, लेकिन मैं चाहता हूं कि फिर भी वो रुके रहे। तो दोनों फोर्स को थोड़े से वेट को उठा देने पे, एक दूसरे को कांटेक्ट में करने पे कितने फोर्स से एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, वो चीज फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेस टुगेदर, कितने फोर्स से वो प्रेस कर रहा है, उसके ऊपर भी फ्रिक्शन डिपेंड करता है। क्लियर है? ओके, चलिए जब हम बात करते हैं फ्रिक्शन का, तो हमें दो तीन चीजें ध्यान देंगे। अभी आपके बुक्स में तीन तरह के फ्रिक्शंस के बारे में बात किया, और ये तीनों फ्रिक्शंस आपके लिए
मैं ज्यादा डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक बेसिक आइडिया में बता रहा हूँ कि वो आखिर क्या होता है। तो बच्चों जो फ्रिक्शन आपको पढ़ना है वो है सबसे पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा है बच्चों आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और तीसरा है बच्चों वो है आपका रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन तीनों फ्रिक्शन में ज्यादा कौन और कम। तो सबसे पहले आप एक बात ये समझ लो कि इसका ज्यादा या कम कैसे हो सकता है, ठीक है। ज्यादा या कम हम कैसे सोचेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ओके, तो आपने नोट कर लिया स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। अब एक नॉर्मल समझते हैं कि आपके ये फ्रिक्शंस क्या क्या है, कैसे है। तो बच्चों देखो ध्यान से समझो, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक जब भी नाम हो, स्टैटिक फ्रिक्शन, हमेशा समझना कि ये जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन मतलब मोशन को अपोज करने वाला, ये फ्रिक्शन हमेशा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर होता है। अब स्टेशनरी का मीनिंग क्या हुआ? रुका हुआ, रुका हुआ। जो चीज रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, रेस्ट क्यों रुका हुआ? जैसे मान लो आपके घर में कोई बॉक्स है, कोई टेबल है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि उस पर कैसा फ्रिक्शन काम कर रहा है, तो इट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, रुका हुआ है, बस सिंपली दिमाग में। अगर आप एक जगह खड़े हैं तो आपके आपका पैर और रोड के बीच में किस तरह का फ्रिक्शन काम कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि आप रुके हुए हैं, ठीक है। तो जब भी हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलें, हमेशा ये दिमाग में रखना कि कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर हमें कुछ खास बात समझते हैं। जब हम मान लो एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को ये मेरा सरफेस है या मेरा कोई फ्लोर है। अब इस बॉक्स, ये बॉक्स रुका हुआ है, मतलब बॉक्स एट रेस्ट, बॉक्स रेस्ट। तो जब ये रेस्ट में है, इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में, मतलब बॉक्स और ये फ्लोर के बीच में कैसा फ्रिक्शन काम कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। चलो अब मैं एक काम करता हूं, मान लो मैंने बॉक्स को F4 से धक्का दिया, यहां से समझना वेरी इंपॉर्टेंट, F4 से धक्का दिया। तो बच्चों जब मैं यहां से फोर्स बढ़ा रहा हूं, वैसे वैसे मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो भी बढ़ेगा। मैंने F लगाया तो ये भी F लगाया, क्योंकि इसको रोकना चाहता है। फ्रिक्शन का मतलब मोशन को रोकना, मोशन को अपोज करना, वो भी फोर्स करना। चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया कि मैंने इसमें 2 into F को दुगना कर दिया अपना फोर्स, मैंने और थोड़ा जोर से धक्का देना शुरू किया, ठीक है। लेकिन तब भी देखा कि बॉक्स इज एट रेस्ट, ये बॉक्स अभी भी रेस्ट में है, मतलब ये भी अपने आप को 2F कर लिया। फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो गया? 2F। फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा लगता है, शुरू में F लगाया था तो ये भी रेस्ट में था, मतलब ये भी F हो गया। तो फिर मैंने 2F लगाया, दुगना किया, तो अभी भी ये 2F हो गया, ठीक है। मतलब बॉक्स अभी भी नहीं है, मतलब जितना ज्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ज्यादा लगेगा, इक्वल लगेगा। लेकिन बच्चों ये जो लिमिट है, ये जो आपका टेंडेंसी है जितना फोर्स लगाएंगे उससे उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, कि एक सर्टेन लिमिट तक जाकर खत्म हो जाता है, ठीक है। वो जो सर्टेन लिमिट है जहां पर वो खत्म हो जाए, उस फोर्स को कहते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के नाम वहां पर आता है आप लोगों के पास, ध्यान दीजिए। मतलब लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे मान लो मैंने आपको एक बात बोला कि अगर कोई रबर बैंड है, हम स्ट्रेचेबल है, हम लोग बोलते हैं रबर बैंड है इलास्टिक। लेकिन बच्चों इलास्टिक होने का मतलब ये तो नहीं ना कि जब हम उसको खींचने लगे तो एक दिल्ली चला जाए और एक मुंबई चला जाए, नहीं। मतलब कुछ सर्टेन लिमिट तक मैं उसको खींच सकता हूँ। अगर मुझे 2 दीवार तक, एक रूम में 2 दीवार तक खींचना पड़े उसको, तो वो इजीली नहीं है। मतलब एक कुछ दूर तक तो वो स्ट्रेच होगा, लेकिन उसके बाद वो टूट जाएगा। हम लोगों ने कुछ दूर तक खींचा, मतलब वो अपने आप को रोक के रखा है, उसका एक अपोजिंग फोर्स रोक के रखा है। लेकिन जैसे उस फोर्स का लिमिट खत्म हो गया, वो टूट जाता है। तो जो लास्ट फोर्स है, जहां तक वो अपना लिमिट बचा कर रखता है, उसी को लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं इस केस में। अब बच्चों समझो, अब मैंने 2F के बदले फोर्स लगाया 3F लगाया। अब जैसे मैंने 3F लगाया, बॉक्स begins to slide, मतलब अब ये मूव करना शुरू हो गया, मतलब अब इसका डायरेक्शन
ठीक है। अब क्वेश्चन है बच्चों कि बताओ F, 2F और 3F में कौन सा लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मतलब कहां तक आपका बॉक्स मूव नहीं किया। तो आंसर विल बी, कमेंट करिए आंसर कमेंट करके बताइए आंसर क्या होना चाहिए। द आंसर विल बी 2F, मतलब 2F तक बॉक्स आपका मूव नहीं किया। इसीलिए आप देखते होंगे जब आपके घरों में बड़ा सा ट्रंक होता है और जब आप उसको धक्का लगाते हैं तो पहले आप फिर थोड़ा और स्पीड और फिर एक ही बार लेकर उसको चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बॉक्स था बच्चों और ये जो फ्लोर था उसके बीच का जो इरेगुलरिटीज है वो अच्छे से पैक्ड है, इंटरलॉकिंग है, इसके चलते फ्रिक्शन ज्यादा होता है। यानी कोई भी चीज अगर रुका हुआ रहता है फ्रिक्शन ज्यादा होता है। फ्रिक्शन ज्यादा मतलब मोशन कम होता है, इसीलिए वो रेस्ट में। क्लियर हो गया? आज के बाद गड़बड़ नहीं होना चाहिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन समझ में आ रहा है सबको? सो व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द, लिख सकते हैं द मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स comes into account before the object begins to slide. स्लाइड करने से पहले तक जो उसका मैक्सिमम फोर्स है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, वही आपका लिमिटिंग फोर्स है। बिफोर द ऑब्जेक्ट बिगिंस टू स्लाइड, तो क्या क्या ध्यान देना है? स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा रुके हुए ऑब्जेक्ट पे होगा। जहां तक हम फोर्स लगा रहे हैं और वो अपने आप को हिला नहीं पा रहा, मूव नहीं कर पा रहा, मतलब वो उसका लास्ट फोर्स है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब लिमिट वो खत्म हो जाए, उससे ज्यादा अगर फोर्स लग रहा है तभी वो स्लाइड करना शुरू हो जाएगा, मूव करना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए अब जो नेक्स्ट है बच्चों वो है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट लिख लीजिए। याद रखिए स्टैटिक फ्रिक्शन में ही सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन आप लोगों को पढ़ना है, उसके अलावा ज्यादा नहीं पढ़ना। चलिए अब देखिए अब नेक्स्ट है हम लोगों का स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब हो गया, अब बॉक्स को आपने शुरू कर दिया चला, अगर बॉक्स रुका हुआ था अब बॉक्स स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है मतलब फिसल रहा है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को पार्क में जाते हैं तो वही स्लाइडर आता है, हाँ ये नहीं कैसा आपका स्लाइडर, बच्चे यहाँ बैठे हुए स्लिप कर गया तो क्या कर रहे हैं? स्लाइड कर रहे हैं। लेकिन स्लाइड कर रहे हैं इसका मतलब जरूर वहां पर वो फ्रिक्शन बीच में, यानी उनके मोशन, ऐसा तो नहीं होता ना कि बच्चे वहां से शुरू करते 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 वहां दूर निकल गए, नहीं, एक सर्टेन लिमिट तक के बाद वो खुद रुक जाते हैं, मतलब वहां पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो नेक्स्ट करेंगे हम क्या? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब होगा? जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा, फिसलेगा। स्लाइड मतलब फिसल। सो द फ्रिक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर दैट सरफेस, the friction of the that acts between an object and surface between an object and surface when the object is sliding, जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू करता है, object is sliding over the surface, तो जब कोई स्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है, तो कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर कोई तीन चीज है, सॉरी दो चीज अभी मैंने बताया, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आप बताइए फ्रिक्शन दोनों में कौन सा ज्यादा है? फ्रिक्शन ज्यादा मतलब आपका दिमाग क्या काम करेगा? फ्रिक्शन ज्यादा मतलब मोशन कम। तो आप बताओ स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्लाइडिंग मतलब मूव करता हुआ। तो मूव करने वाले चीजों में फ्रिक्शन कम लग रहा है, तभी तो मूव कर रहा है, मोशन में है। और जो आपका स्टैटिक है मतलब वो रुका हुआ मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है। तो ज्यादा फ्रिक्शन किसमें? स्टैटिक में। और उससे कम फ्रिक्शन किसमें? स्लाइडिंग में। उसी तरह स्लाइडिंग से भी कम फ्रिक्शन किसमें होगा? रोलिंग फ्रिक्शन भी होगा, रोल करना। मान लो आपको बोला जाए कि एक सूटकेस है, उस सूटकेस को घसीट के ले जाना है, और एक ऐसा सूटकेस हो जिसमें चक्के लगे हुए, व्हील्स लगे हुए। तो आप मुझे बताओ दोनों ही सूटकेस में कौन से सूटकेस में आपको कैरी करना ज्यादा इजी रहेगा?
रोल कराकर या स्लाइड कराकर, क्योंकि दोनों में ही मोशन हो रहा है। लेकिन इजी कौन, किसमें फोर्स कम लग रहा है, किसमें फोर्स कम? फोर्स कम। अगर मैं क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं पूछ रहा हूं फोर्स कम लग रहा है, फ्रिक्शन कम नहीं, फोर्स कम। फोर्स कम लग रहा है मतलब आप अपने ताकत से लगा रहे हो, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन। रोल करना हमारे लिए ज्यादा इजी है, इसीलिए तो जब आप कहीं दूर जाते हो तो रोलिंग वाली चीजों पे, जैसे ट्रेन आप यूज कर रहे हो, बस यूज कर रहे हो, साइकिल बाइसाइकिल यूज कर रहे हो, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है। तो अगर रोलिंग फ्रिक्शन को मुझे डिफाइन करना हो, so the force of friction that comes when a body rolls on a surface, same is the friction between the that acts between an object and surface when object is rolling। अब स्लाइडिंग के बदले क्या हो जाएगा, रोलिंग ओवर द सरफेस। क्या आप इसका आंसर लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन, अगर आपने ये याद कर लिया। स्लाइडिंग कब होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, नाम पूरा बोलना, स्लाइडिंग के साथ फ्रिक्शन लगा हुआ है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। सो स्टार्ट कैसे करेंगे, द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, अपोजिंग फोर्स होता है। अपोजिंग फोर्स मतलब दिमाग में रखना है, मोशन को वो कम करता है। क्लियर हो रहा है? रोलिंग फ्रिक्शन में जल्दी से कमेंट लिख के मुझे आंसर दीजिए, तभी मैं देख पाऊंगा क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं। इजी है। अब क्वेश्चन ये है बच्चों कि तीनों फ्रिक्शन जो हमारे पास है, लिमिटिंग फ्रिक्शन सिर्फ स्टैटिक में पढ़ना है बस, और किसी में नहीं, हो गया, ये आपका एंड है। अब देखो नेक्स्ट हम करते हैं जो है वो है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो। हाँ, तीनों फ्रिक्शन जो है इसको असेंडिंग ऑर्डर, मतलब जिसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब किसको इंक्रीजिंग मतलब होता है स्मॉल टू बिग, लेस टू मोर, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर तो किसको अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना, मतलब सबसे कम छोटा वाला फ्रिक्शन किसमें, लेस फ्रिक्शन किसमें, तो सबसे कम फ्रिक्शन होता है रोलिंग में, तभी तो जल्दी मूव करता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया फ्रिक्शन जब आपको बोला जाए कम है मतलब मोशन जल्दी होगा, अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो मोशन नहीं होगा, रुका हुआ रहेगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन पहले जब आपको पूछा जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, ये कम होता है, याद रखना साइन देखते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, स्लाइडिंग उसके बाद होता है, और लास्ट में होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। लास्ट में क्या होता है बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अगर यही बोला जाए डिसेंडिंग ऑर्डर चेक कर लेना, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे पहला सिर्फ ये दोनों का फेस चेंज हो जाएगा। डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा, तो सबसे पहला हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है? सबसे पहला क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर क्या हो जाएगा, ये ज्यादा, फिर स्लाइडिंग हमेशा बीच में रहेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और लास्ट में बच्चों क्या हो जाएगा मेरा, रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर है? ऑर्डर समझ में आया सबको? ऑर्डर समझ में आया, कमेंट करिए। ऑर्डर समझ में आया कि कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा, कौन सा फ्रिक्शन कम। इजी है। चलिए अब बच्चों क्या है, फ्रिक्शन को कैसे बढ़ा, फ्रिक्शन क्या जरूरी है हमारे लिए, क्या फायदा है, देख लो। मिटा दें। चलिए ध्यान दीजिए, जो भी देखिए आपकी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, वेरी इजी, यहां तक आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि फ्रिक्शन आखिर जो हो रहा है, जो वो आखिर कैसे, मतलब फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल, एक टॉपिक है, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। एविल मतलब दुश्मन, मतलब फ्रिक्शन जो है जरूरी दुश्मन है, मतलब दुश्मनी तो है मगर जरूरी है, अगर दुश्मनी ना रहे तो काम नहीं चलेगा। तो मतलब फ्रिक्शन कैसे हमारे लिए नेसेसरी है। तो बच्चों जो भी हम काम करते हैं, हर काम में मतलब मैक्सिमम काम में फ्रिक्शन का होना भी जरूरी है। जैसे व्हाइल यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, जब आप रोड पे चलते हैं तो फ्रिक्शन न रहे तो आप रोड पे नहीं चल पाएंगे। जैसे मान लो अगर एक केले का छिलका गिरा हुआ है और आपका पैर उसके ऊपर पड़ गया, पैर स्लिप कर गया मतलब स्लाइड कर गया मतलब मोशन जल्दी हो गया, आप जहां धीरे धीरे जा रहे थे वहां मोशन जल्दी हो गया, तो आपको चोट लग सकती है, गिरने के बाद आपको चोट लग सकती है, मतलब वहां पर फ्रिक्शन का होना जरूरी है। द फ्रिक्शन व्हाइल राइटिंग इन द नोटबुक, जब आप कॉपी में लिख रहे हैं तो आपका पेन का सरफेस और कॉपी का सरफेस के बीच में मोशन थोड़ा सा एक लिमिटेड होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि वो स्लिप कर जाए। आपने देखा होगा अगर कभी तेल लग जाए, ऑयल लग जाए
तो फ्रिक्शन लेस हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके चलते आपका पेन ठीक से नहीं चलता। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जहां पर आपका फ्रिक्शन का होना काफी ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। जैसे चौक से इस पर लिखना, तो अगर मैं चौक से लिखूं तो मुझे थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगा, इसलिए प्लेन होता बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं, मैं लिख नहीं पाता, मतलब इरेगुलरिटीज थोड़ी सी होनी जरूरी है, अदरवाइज मैं इससे नहीं लिख पाता। नेसेसरी समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। मतलब वॉकिंग ऑन द ग्राउंड क्या क्या यूज हो सकता है, कहां कहां पे? फॉर वॉकिंग, वॉकिंग ऑन ग्राउंड, वॉकिंग ऑन ग्राउंड, फॉर रोलिंग, दूसरा मैं लिख सकते रोल करने के लिए भी जरूरी है फ्रिक्शन, फॉर रोलिंग। तीसरा फॉर राइटिंग बाय पेंसिल और चॉक, फॉर राइटिंग बाय यूज ऑफ पेंसिल एंड चॉक पीस। इसके चलते भी हम ये कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन अगर एक एविल की तरह हम काम कर रहे हैं, मतलब जहां जहां पर हमें ऐसा लग रहा है कि वो काम एक दुश्मन कैसे है, तो जो फ्रिक्शन कहीं कहीं ज्यादा होता है ना, तो एनर्जी वेस्ट होता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब ये दुश्मन कैसे है हमारे, ये सब तो यूज हो गया, दुश्मनी कैसे है हमारे? दुश्मनी ये है क्योंकि अगर फ्रिक्शन का बार बार फ्रिक्शन अपोज होते जाएगा, मोशन को बार बार अपोज करते रहेगा, तो काफी ज्यादा एनर्जी लगेगा उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। ठीक है। उसके साथ ही साथ बहुत सारे मशीनरी पार्ट्स जो होंगे वो खराब हो जाएंगे, बहुत सारे मशीनरी पार्ट्स जो होंगे वो सब खराब हो जाएंगे। ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी, मतलब ये दुश्मन कैसे, ये तो उनके फायदा, दुश्मनी कैसे, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए डाउट्स। तो कैसे बोलेंगे हाउ इट इज एन एविल, तो एविल में देखिए, एविल में क्या लिख सकते हो? फ्रिक्शन can make wear and tear of machine parts. मशीन, अगर कोई मशीन चलने वाला, मान लो आपके घर में आपका सेविंग मशीन जो आपकी मम्मी चलाती है, वो अगर ना रहे, वो अगर ठीक से काम ना करे, मतलब जल्दी ना चले, इसका मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है। तो उसमें क्या होता है, बार बार घटने से उसके जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं वो घिस जाते हैं, उसी को कहते हैं वेयर एंड टियर ऑफ मशीनरी पार्ट्स। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी आपका किसी दूसरे काम में खर्च हो सकता था, अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट्स वेस्ट हो जाए, और एनर्जी वेस्ट होगा तो आपका वो काम अच्छी तरीके से नहीं हो पाए। समझ में आ रहा है? कहां पर होगा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट वेस्टेड टू प्रोड्यूस, कहां पर प्रोड्यूस हो रहा है? टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। देखो ना, जब किसी चीज को हम घिसते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है, टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। क्या करते समय? फॉर ओवरकमिंग फ्रिक्शन, ओवरकमिंग मतलब फ्रिक्शन को हटाने के लिए, ओवरकम मतलब उससे पार पाने के लिए, ओवरकमिंग फ्रिक्शन को हटाने के लिए जो चीज एनर्जी यूज हो रहा है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये उसके कुछ फायदे और ये उसके कुछ नुकसान। क्लियर है? अब कैसे हम इसके जो आपका फ्रिक्शन है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, घटा कैसे सकते हैं? तो बहुत सिंपल सा चीज है। आप देखो, सबसे पहले फ्रिक्शन बढ़ाने का उपाय आपने देखा होगा, जो टायर्स, नए टायर्स होते हैं, अगर रोड पे हम बात करें तो उसमें हम लोग ग्रूव्स और ट्रीप्स, देखिए ना, लेमन्स भाषा में उसको हम ये बोलते हैं कि उसके बहुत सारे इरेगुलरिटीज को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। नया टायर में इतना बड़ा जो गैपिंग होता है, आप कभी चेक करना बड़े टायर्स में जो आपका ट्रक का, हाईवा का, इन सब का होता है। इवन जो नए व्हील्स होते हैं साइकिल्स के, बाईसाइकिल्स के, उसमें देखना अलग तरह से ट्रीट्स और ग्रुप्स दिया रहता है। ठीक है। तो ये चीज होता है। आपने कभी कभी देखा होगा स्पोर्ट्स खेलते समय कबड्डी प्लेयर्स स्पेशली वो अपने हाथों को सॉइल से रगड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रिप बन जाए, इरेगुलरिटीज आपके हाथों में सेट हो जाए और किसी को पकड़ने में उनको सुविधा, मतलब मोशन जल्दी ना हो और आपका ग्रिप अच्छे से बन पाए। ओके। कैसे इसको रिड्यूस करें? रिड्यूस का मतलब कम करना, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस पॉलिशिंग करके। देखिए मम्मी लोग अगर सिलाई मशीन चलाती हैं तो थोड़ा सा डालती हैं तेल क्यों? ऑयलिंग जिसको बोलते हैं। बाइक अगर आप चलाते हैं तो उसमें आप ऑयल या ग्रीस डालते हैं ताकि मशीनरी पार्ट्स फ्रीली काम करें। तो ऑयलिंग, ग्रेसिंग, टैल्कम पाउडर,
है ना। देखो क्या क्या करते हैं। तो मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन में आप क्या क्या कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना हो तो क्या करें। मेथड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट विल कम इन योर एग्जाम। मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को अगर हम कम करेंगे कैसे करेंगे। तो पहला पॉलिशिंग कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, ग्रीसिंग कर लेंगे, ग्रीसिंग मतलब ग्रीस डालना, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ऑयल डाल लेंगे, ऑयलिंग कर लेंगे, और किसका यूज करते हैं। ये सब काम हम कर सकते हैं, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, इन सबको मेथड फ्रिक्शन को कम करने, ताकि मोशन मेरा अच्छे से हो। पर जो ये सब जो काम कर रहे हैं ना, इन सबको एक जिस सब्सटेंस से ये काम किया है उसको हम ल्यूब्रिकेंट्स बोलते हैं। ल्यूब्रिकेंट मतलब ल्यूब्रिकेंट्स क्या है, सब्सटेंस। जैसे अगर मुझे पॉलिशिंग करना हो तो कोई ना कोई चीज लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई सब्सटेंस लगाना, पॉलिश चाहिए मुझे। अगर ग्रीसिंग करना है तो ग्रीस चाहिए, ऑयलिंग करना है तो ऑयल चाहिए। कैरम खेलते समय आप उसके ऊपर पाउडर डालते हो, बोरिक पाउडर, है ना। तो वो भी एक तरह का क्या हो गया, टैल्कम पाउडर। वो सब क्या हो गया, जो चीज का यूज किया जाता है ये सब काम करने के लिए, द सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर टू रिड्यूस फ्रिक्शन, दे आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। एग्जांपल में आप क्या दे सकते हो, सब्सटेंस दैट आर यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो सब्सटेंस का यूज है उसको लुब्रिकेंट्स कहते हैं। जैसे ऑयल, ग्रीस, है ना, टैल्कम पाउडर, कैरम के ऊपर, ये सबको हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट्स। इन सबको हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट्स। और जो काम किया जाता है इससे उसको कहते हैं लुब्रिकेशन। इसलिए आपने कभी मशीन का लुब्रिकेशन करना है, मतलब मशीन में तेल डालना है, ऑयल डालना है, कुछ ना कुछ डालना है, लुब्रिकेंट्स को डालकर उसका वो काम करता है, ताकि वो फ्रीली काम करे, जरा धक्का ना लगाए, ताकि हीट एनर्जी प्रोड्यूस ना हो। क्योंकि अगर वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो जो एनर्जी काम हो रहा है वो ज्यादा खर्च हो जाएगा दूसरे काम को अचीव करने के लिए। क्लियर। आप खुद देखो ना, आपका साइकिल होता है, आपका कभी कभी साइकिल जाम चलता है, तो आप क्या करते हो, साइकिल शॉप पे ले जाकर, अंकल थोड़ा सा ये डाल दीजिए, ऑयल डाल दीजिए, है ना। आप उसको साफ करते हो, जंक जो होता है, जो आपका रस्ट होता है उसको आप हटाते हो। ये सब काम आप करते हो किस चीज के लिए, ताकि आपका जो फ्रिक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाए। इसके अलावा बच्चों एक नया नाम आपके पास होता है बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। बॉल बियरिंग में रिड्यूस फ्रिक्शन को कम करने के लिए बॉल बियरिंग, आपने स्पिनर देखा होगा, आजकल छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं उसको ऐसे पकड़ के घुमाते हैं, उसके अंदर छोटी छोटी गोलियां होती है, देखें, उसी को कहते हैं बॉल बियरिंग। दैट्स इट, कुछ नहीं। अगर अच्छा जरा सोचो, उस स्पिनर में अगर वो बॉल्स ना रहे तो क्या आपका वो स्पिनर अच्छे से घूमेगा, स्पिनर देखें ना अंदर में। या फिर अगर उतना नहीं समझ में आता तो अपना साइकिल का जो पैडल होता है वो अगर कभी खुलता है, उसके अंदर देखोगे साइकिल दुकान में छोटी छोटी गोलियां भरा जाता है, उसके अंदर ग्रीस में पैक करके, वो होता है बॉल बियरिंग्स। यानी बॉल बियरिंग्स अगर है तो ज्यादा जाम नहीं चलेगा, मतलब फ्रिक्शन नहीं लगेगा, आराम से वो मूव कर सकता है। अदरवाइज जिस समय आपका बॉल बियरिंग खराब हो जाए, ग्रीसिंग खराब हो जाए, वो रुक जाएगा, आप ऐसे घुमाओगे घूमेगा नहीं, फंस जाएगा। दैट इज फॉर द बॉल। सो दीज आर द मेथड्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ये सारे मेथड्स है फ्रिक्शन को कम करने। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रिक्शन। इसके अलावा आपके फ्लूइड फ्रिक्शन को पढ़ना है बच्चों। फ्लूइड जो होता है वो आपका लिक्विड और गैस होता है। फ्लूइड मतलब दो सब्सटेंस विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकता है, मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। तो हवा भी मूव करता है और पानी भी मूव करता है। सो दोनों, इट मीन्स लिक्विड एंड गैसेस बोथ कैन बी ट्रीटेड एज एन व्हाट, फ्लूइड्स। उसको हम फ्लूइड्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। जो आपका एरोप्लेन्स या शिप, जो पानी का जहाज होता है, उसका शेप भी एक खास नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं स्ट्रीम लाइन शेप। जैसे मछलियों का शेप होता है ना, शेप होता है उसके बॉडी का आकार, उसी तरह बनाया जाता है। अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा जो फाइटर प्लेन हमारे देश में आया है, रफाल हो गया, सुखोई हो गया, इन सब का जो शेप होता है ना, वो बर्ड्स की तरह या फिशेस की तरह होता है, मतलब आगे से ऐसे एंगल बना हुआ है। उस शेप को एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, कहते हैं स्ट्रीम लाइन शेप। ये स्ट्रीम लाइन शेप क्या होता है, उड़ने में मदद करता है। मतलब जब हवा में कोई उड़ता है तो हवा का भी फ्रिक्शन लगता है, अपोज होता है ना। और जब ये स्ट्रीम लाइन शेप होता है तो उसमें फ्रिक्शन कम करते हैं, जिसके चलते वो आसानी से फ्लो कर पाता है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर्स पूरे अच्छे से समझ में आ रहे हैं। आप कमेंट करिए कि कैसा आपको ये चैप्टर्स लग रहा है, ताकि मैं भी जानता हूँ कि हाँ ये वीडियो जो पहली बार मैंने इस जगह पे बनाया है ये आपके पास कैसे पहुंच रहा है, ताकि आप इसको सुन सकें, समझ सकें और ये कोशिश करें कि ये चैप्टर्स को समझना कितना ईजी है। तब तक पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।